वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे सुन पा रहे होंगे शायद। ठीक है। लास्ट टाइम में आपने मेरे क्लास को ज्वाइन किया था तो मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपके पास नोट्स और पेन होना ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे क्लास में पेन और नोट्स लेके ज्वाइन किए हैं तो आप बैठ के ज्वाइन करके क्लास ले सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स और पेन नहीं है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको कहानी सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बुलाता, आपको टीच करने के लिए बुलाता हूँ, को पढ़ाने के लिए बुलाता हूँ। तो आप पढ़ तभी सकते हैं जब आपके पास राइट डाउन करने के लिए कोई चीज़ें हैं। आप यहाँ से कहानी सुन के जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को अटेंड करने से पहले ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपके पास नोट्स और पेन होना ज़रूरी है। तो आप नोट्स पेन लेके बैठे होंगे मुझे उम्मीद है, और मैं अभी बीच में आपका कैमरा ऑन करके चेक करूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि बस मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अजय आप शोर नहीं करेंगे, आपके पास से बहुत आवाज़ आ रही है। नहीं, आप माइक म्यूट करके रखें, माइक म्यूट करके रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। नहीं, माइक बंद करके रखें आप। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज मैं आपको एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उस टॉपिक का नाम है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस। और आपको मैं बता दूं, चाहे आप डीएमएलटी कर रहे हो, चाहे आप बीएमएलटी कर रहे हो, या फिर आप लैब टेक्नीशियन हो और कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, दैट मीन्स गवर्नमेंट वैकेंसी देख रहे होंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। यहाँ से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, तो आप तैयार हैं हमारे साथ कम से कम 5 नंबर को प्रिपेयर करने के लिए, अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए, अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, दोनों के लिए आपको कम से कम 5 मार्क्स मिलने वाला है इस टॉपिक के, अगर आप पूरा देखते हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक्स अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी देर का मेरा लेक्चर होता है, उतने देर मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला वर्ड जो टॉपिक हमारा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो हीमोस्टेसिस है। और आपको बताएं, आप बुक्स पढ़ते रहते होंगे, आपको ये हीमोस्टेसिस समझ में नहीं आता होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आती होंगी, लेकिन आज यहाँ पे मैं इतना ईजी वर्ड में आपको समझाने वाला हूँ हीमोस्टेसिस, बिल्कुल कहानी की तरह रटा दूंगा आपको, कि मेरा दावा है। बस आप मेरे साथ 1 घंटे बने रहिए। चलिए देखते हैं हीमोस्टेसिस क्या है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको। तो हीमोस्टेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप लिख के दिखा देता हूं। हीमोस्टेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हीमो which cause the bleeding process to stop. That means हीमोस्टेसिस एक प्रक्रिया होती है जो हमारे ब्लीडिंग को रोकती है। दैट मीन्स अगर कहीं पे चोट लग जाती है, चोट लग जाए, हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से ब्लड पास आउट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, ब्लड लॉस होने लगता है। बट हमारी बॉडी में एक हीमोस्टेसिस नाम की मैकेनिज्म होती है, और ये मैकेनिज्म उस ब्लीडिंग को रोक देती है, ब्लड को फ्लो होने से, ब्लड को बहने से, ब्लड को लॉस होने से, ब्लड को खराब गिरने से रोक देती है। इसी को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। अगर मैं और सिंपल वर्ड में आपको बताने की कोशिश करूं तो हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस होता है जो डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड को लॉस होने से रोकता है। बिल्कुल सिंपल वर्ड, हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस होता है, एक बॉडी मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में डैमेज ब्लड वेसल्स, जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए, चोट लग जाए, वहाँ से ब्लड लॉस को रोकता है। तो हीमोस्टेसिस बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंस पार्ट होते हैं। देखो, जो हीमोस्टेसिस होता है वो मैंने आपको बताया कि हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस है जिससे हमारे डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड को ब्लीड होने से रोका जाता है, ब्लड को लॉस होने से रोका जाता है। हीमोस्टेसिस के 4 इंपॉर्टेंस पार्ट होते हैं, आप देखिएगा, समझिएगा। जो हीमोस्टेसिस होता है वो 4 बेसिक मैकेनिज्म पे काम करता है। 4 मैकेनिज्म होती है। पहली मैकेनिज्म उसकी होती है वेजोकंस्ट्रक्शंस। दूसरी मैकेनिज्म होती है टेम्पोररी प्लगिंग, या इसी को बोलते हैं थॉम्बस फॉर्मेशन। तीसरी जो मैकेनिज्म होती है वो क्लॉटिंग होती है, और जो चौथी मैकेनिज्म होती है वो होती है पार्शियल या कंप्लीटली थॉम्बस डिसोल्यूशंस बाय प्लाज्मिन। ये 4 मैकेनिज्म है। चौथा जो मैकेनिज्म है वो क्या है? पार्शियली और कंप्लीटली थॉम्बस डिसोल्यूशंस बाय प्लाज्मिन। प्लाज्मिन के द्वारा पार्शियली या कंप्लीटली थॉम्बस को डिसॉल्व करना। ठीक है, तो ये बेसिक 4 मैकेनिज्म होते हैं। तो ये
ये स्टेप एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो मैं ये इरेज करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल से वर्डों में। देखिएगा, एक अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए, जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप ध्यान दें, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपके ब्लड को आपकी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में बनाए रखती है। दैट मीन्स आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि आपका ब्लड क्लॉट कब होता है। जब आपका ब्लड कब क्लॉट होता है, बेसिकली आपका नॉर्मली ब्लड तब क्लॉट होता है जब किसी व्यक्ति को कहीं पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो वहाँ से जब ब्लीडिंग होने लगता है तो आपका ब्लीडिंग जो होता है वहाँ से हो रहा होता है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन ब्लड तो वही है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता? ऐसी कौन सी मैकेनिज्म काम करती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस प्रोसेस को रोकती है, हीमोस्टेसिस नहीं होने देती, जबकि जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज होता है वो हीमोस्टेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो मैकेनिज्म क्या है वो समझ लीजिएगा आप। तो आप जानते हैं कि आपका ब्लड कहाँ पे फ्लो करता है? वेस्कुलर सिस्टम में। वेस्कुलर सिस्टम की बात अगर मैं बात करूं तो वेस्कुलर सिस्टम, कहाँ? वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में आपका बॉडी का ब्लड कहाँ फ्लो करता है? वेस्कुलर सिस्टम में। और वेस्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक ब्लड वेसल्स आती है, क्या आते हैं? एक वेस्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो हार्ट होता है और दूसरा ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें होती है, एक हार्ट होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स वेस्कुलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंस और एक सबसे ज़्यादा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ब्लड वेसल्स में तीन तरह की ब्लड होती वेसल्स होती हैं, एक वेन होता है, एक आर्टरी होती है, एक कैपिलरीज होती है। ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में बेसिकली दो चीज़ें पार्टिसिपेट होती हैं, एक हार्ट होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब ध्यान से समझिएगा हीमोस्टेसिस की मैकेनिज्म काम कैसे करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बताया कि वेस्कुलर सिस्टम में वेन, ब्लड वेसल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड वेसल्स जाती हैं और उनमें तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है, कुछ वेन होती है, कुछ आर्टरी होती है, कुछ कैपिलरीज होती है। वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा, मैंने पढ़ाया है। आगे चलते हैं इनको बताते हुए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, नॉर्मली जब ब्लड होता है, पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड नॉर्मल है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, अब इसमें ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको सोचने की बात है कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड वेसल्स नॉर्मल होता है, क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का ब्लड वेसल्स नॉर्मल होता है तो उसमें से ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता? नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर जब तक उसमें चोट नहीं लगी होती है तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? उस सवाल का जवाब आपको मिलने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो तीन लेयर की बनी होती है, आपने पढ़ा होगा। ब्लड वेसल्स में वेन, आर्टरी की बात करूं, ठीक है। और जो इसकी सबसे इंटरनल लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, ये एक स्पेशल तरह की सेल की बनी होती है। ब्लड वेसल्स की जो सबसे इंटरनल लेयर होती है ये एक स्पेशल तरह की सेल से बनी होती है और इस सेल को बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। ठीक है। ये ब्लड वेसल, चाहे वो आर्टरीज हो, चाहे वो वेन हो, चाहे वो कैपिलरीज हो, उनके जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो सिंगल लेयर में से एंडोथेलियल सेल से कवर्ड होती है। अंदर की जो सेल होती है वो बेसिकली एंडोथेलियल सेल से कवर्ड होती है। ठीक है। अब आगे एक एक समझिए तो जाइएगा। जब इसमें ब्लड फ्लो करता है, एंडोथेलियल सेल में जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, सपोज दैट ये ब्लड है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल में ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ पे ब्लड नहीं क्लॉट होता। अब ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, अब वो समझिएगा। देखिए,